हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कवर किया था। हमने देखा था कि 1236 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, अपने बेटों को अयोग्य घोषित कर अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी चुना। यह वही रजिया थी जिसके नाम पर इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए थे। लेकिन क्या 13वीं सदी के तुर्क अमीर एक महिला के आगे सिर झुकाने को तैयार थे? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। ऐबक और इल्तुतमिश कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान के बारे में। यह टॉपिक पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज़्यादा जेंडर पॉलिटिक्स और स्ट्रगल फॉर पावर का है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने साजिश करके उसके बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बैठा दिया, जो एक विलासी शासक था। असली सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। यहाँ रजिया ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय अकल्पनीय था। उसने न्याय का वस्त्र यानी लाल कपड़े पहने और दिल्ली की जनता के बीच जुम्मे की नमाज के वक्त पहुंच गई। उसने जनता से अपील की। दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार था जब उत्तराधिकार का फैसला अमीरों ने नहीं बल्कि दिल्ली की आम जनता और सैनिकों ने किया। जनता के हस्तक्षेप से रजिया सुल्तान बनी। अब पढ़ेंगे रजिया के राजत्व के नियम। गद्दी पर बैठते ही रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। वह पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनकर खुले दरबार में जाने लगी। वह हाथी पर बैठकर शिकार करती थी, युद्ध का नेतृत्व करती। यह केवल कपड़ों का बदलाव नहीं था, यह चालीसा के मुंह पर तमाचा था। वह यह संदेश दे रही थी कि सुल्तान सुल्तान होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। उसका यह स्वतंत्र व्यवहार कट्टरपंथी तुर्क अमीरों को चुभने लगा। रजिया जानती थी कि तुर्क अमीर उसे कठपुतली बनाना चाहते थे, इसलिए उसने गैर तुर्की सरदारों को ऊंचे पद देना शुरू किया ताकि तुर्क अमीरों का एकाधिकार तोड़ा जा सके। इसी क्रम में उसने एक एबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद था जो अब तक सिर्फ तुर्कों को ही मिलता था। विवाद और अफवाहें। याकूत की नियुक्ति को तुर्क अमीरों ने अपमानजनक समझा। इतिहासकार इसामी और अन्य समकालीन लेखकों ने रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों की अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन यह एक राजनीतिक हथियार था। इससे रजिया को कमज़ोर करने के लिए उसे चरित्र पर हमला किया ताकि जनता की नज़रों में उसे गिराया जा सके। विद्रोहों का दौर। लाहौर के गवर्नर कबीर खान ने सबसे पहले विद्रोह किया, जिसे रजिया ने दबा दिया, लेकिन असली खतरा भटिंडा से आया। वहाँ के गवर्नर अल्तूनिया, जो कि रजिया का बचपन का दोस्त भी माना जाता है, ने विद्रोह कर दिया। यह एक जाल था। रजिया विद्रोह दबाने निकली, लेकिन याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को अल्तूनिया में कैद कर लिया गया। कूटनीतिक वापसी। रजिया कैद में थी और दिल्ली में उसके भाई बैराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। यहाँ रजिया ने फिर एक कूटनीति दिखाई। उसने अपने विद्रोही अल्तुनिया से निकाह कर लिया और उसे अपनी तरफ मिला लिया। अब दोनों ने मिलकर दिल्ली वापस लेने के लिए कूच किया, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बैराम शाह की सेना ने उन्हें हरा दिया और पीछे हटते समय 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल के पास कुछ डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जब वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। अगर बात की जाए टॉम्ब यानी मकबरे की, तो अभी भी इसमें मतभेद है। अब हम पढ़ेंगे इतिहासकारों का मत। रजिया की असफलता का कारण क्या था? प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज, जो रजिया के समकालीन थे, लिखते हैं उसमें एक शासक के सभी प्रशंसनीय गुण थे।
न्यायप्रिय, वीर और प्रजापालक। लेकिन ये सारे गुण बेकार थे क्योंकि वह एक महिला थी। उनकी दृष्टि में उसका स्त्री होना ही सबसे बड़ा गुनाह था। एल्फिंस्टन ने कहा है कि यदि रजिया पुरुष होती तो उसका नाम भारत के महानतम शासकों में लिया जाता। रजिया के बाद कुछ कठपुतली शासक थे। मोइजुद्दीन बेहराम शाह, अगले थे अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर थे नासिरुद्दीन महमूद। और इसी बीच एक ऐसा गुलाम जो पानी भरने वाला था लेकिन बना दिल्ली का लौह पुरुष। अगले वीडियो में हम मिलेंगे खौफनाक और सख्त शासक गयासुद्दीन बलबन के साथ। वीडियो को लाइक करें और नोट्स बनाते रहें।